बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 5.5 मुकम्मल की थी, जिसके साथ ही 5वें यूनिट की जितनी भी मश्कें हैं वो सारी की सारी हल हुई। आज के लेक्चर में हम 5वें यूनिट की मुतफ़र्रिक़ मश्क को हल करते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं और हमने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम यूनिट नंबर 5 उसकी मुतफ़र्रिक़ मश्क पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 5.5 उसको हल किया था। तो आइए अब हम देखते हैं मुतफ़र्रिक़ मश्क का पहला सवाल। सवाल के अंदर ये कहा गया है, कसीरुल इंतखाबी सवालात, मदरजा ज़ैल सवालात के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के लिए टिक लगाएं। हमें हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, जो हमें लगेगा कि इसका जवाब ये दुरुस्त है, उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। पहला जुज़ वाज़े अशिया का मजमुआ कहलाता है। हम जानते हैं कि वाज़े अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है, तो इसका जो मुमकिन जवाब है वो तीसरा दुरुस्त है, तो इसके ऊपर हम टिक लगाते हैं। दूसरा है Q बराबर है। Q को हम हमेशा नातिक आदाद से जाहिर करते हैं। नातिक आदाद के सेट को हम हमेशा Q से जाहिर करते हैं। Q बराबर है, और ये तमाम आदाद हम कसरी हालत में लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं किन आदाद को कसरी हालत में लिखा गया है, A बटा B की शक्ल में। Q बराबर है A बटा B, जबकि A और B कहाँ से हो, सही आदाद के सेट से, और B सिफर ना हो तो ये नातिक आदाद का सेट ही कहलाता है। तो इसका चौथा जुज़ जवाब के अंदर आ रहा है, तो D को हम टिक कर लेते हैं। तीसरी मारूजी ये है, सेट को बयान करने के मुख्तलिफ तरीकों की तादाद होती है। सेट को बयान करने के 3 तरीके होते हैं। उसके बाद चौथी मारूजी, सेट जिसमें कोई रुकन ना हो। ऐसा सेट जिसमें कोई रुकन ना हो, हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें हम खाली सेट कहते हैं। तो इसका मुमकिन जवाब दूसरा हुआ। X जबकि X रुकन हो मुकम्मल आदाद का सेट, और X छोटा हो या बराबर हो 100 के। अब ये जो सेट है मुकम्मल आदाद का सेट, इसका आखिरी अदद हमें मालूम है, मतलब 0 से 101 तक। हमें ये कहा गया है कि ये कहलाता है। क्या ये गैर मुतनाही है? क्या एक ऐसा सेट है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। 0 से लेकर 101 तक है, इसकी हम गिनती बासानी कर सकते हैं। तहती सेट है, तहती सेट भी नहीं है, खाली सेट भी नहीं है। इसे हम मुतनाही सेट, वो सेट जिसकी हम गिनती कर सकते हो या जिसके आखिरी अदद का हमें मालूम हो कहाँ से कहाँ तक है, उसे हम मुतनाही सेट का नाम देते हैं। उसके बाद है छठी मारूजी, सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन हो कहलाता है। जिसमें कोई रुकन ना हो उसे हम खाली सेट कहते हैं। जिसके अंदर सिर्फ एक रुकन हो उसे हम यकता सेट का नाम देते हैं। तो इसका मुमकिन जवाब तीसरा हुआ। उसके बाद यह है, खाली सेट का पावर सेट होता है। खाली सेट का पावर सेट यकता सेट होता है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मुमकिन जवाब चौथा हुआ। 8वीं मारूजी ये है, 1 2 3। इस सेट के अंदर हम देख सकते हैं वाज़े तौर पर 3 अरकान है। अगर हम इनके पावर सेट, उनके अरकान की तादाद बतानी है, तो इसका कुलिया है 2 उसकी पावर n। मिसाल के तौर पर सेट के अंदर जितने अरकान हैं वो हम इसके कुव्वतनुमा में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की 3। 2 को 3 दफा 2 से ज़रब करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के बराबर। तो इसका जवाब 8 के बराबर आया। तो ये देखें, इसका मुमकिन जवाब जो है वो तीसरा बन रहा है। उसके बाद 9वें मारूजी, अगर A तहती सेट हो B का, तो दोनों का यूनियन बराबर होता है। अगर A कोई B सेट का तहती सेट है या कोई भी दूसरे सेट का तहती सेट है, उनका यूनियन लें तो हमेशा बड़ा सेट जवाब में आएगा, जो कि B है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा A B का तहती सेट है, मतलब A के तमाम अरकान B सेट में से होंगे। हमने B सेट लिखा 1 2 3। सेट A, उसके अंदर हमने एक रुकन लिखा। वाज़े तौर पर A सेट B का तहती सेट है या सबसेट है। अगर हम इन दोनों का यूनियन लें तो जवाब सेट B आएगा। A यूनियन B B के बराबर होगा।
तो यहाँ पे जवाब इसका होगा दूसरा मुमकिन जवाब जो कि सेट बी है। 10वीं मारूजी अगर ए बी का तहती सेट हो तो ए तकाते बी बराबर होता है। यहाँ पे भी हमने लिखा ए बी का तहती सेट है, सेट बी लिखा, ए लिखा, वाज़े तौर पर ए सेट बी का तहती सेट। तो दोनों का हमने तकाते मालूम किया तो मुश्तरक अरकान उसमें हम लिखते हैं तो वो जवाब ए का आया और ये सेट ए के बराबर आ रहा है। तो वाज़े तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर यह आपको याद रखना होगा कि अगर ए बी का तहती सेट है, अगर हम इनका यूनियन लें तो हमेशा सुपर सेट या बड़ा सेट जवाब में आएगा, और अगर इनका तकाते लें तो छोटा सेट या तहती सेट या सब सेट जवाब में आएगा। तो इसका जवाब सेट ए बनेगा। उसके बाद 11वीं मारूजी अगर ए बी सेट का ए सेट बी सेट का तहती सेट या सबसेट हो तो ए नफी बी बराबर होता है। अगर ए बी का सबसेट है तो उस सबसेट में से सुपर सेट को अगर नफी करें या उस छोटे सेट में से बड़े सेट को अगर हम निकालें तो जवाब हमेशा खाली सेट होगा। मिसाल के तौर पर बी सेट हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3, ए सेट उसके अंदर एक ही रुकन है जो कि 1 है। अगर हम ऐसा करें ए में से बी निकाल देते हैं तो इनमें से इस सेट को निकालें अगर तो ये एक इस एक से कट जाएगा, पहले सेट के अंदर कोई रुकन नहीं बचा तो इसका जवाब खाली सेट होगा। तो जवाब इसका मुमकिन बनेगा तीसरा जो कि सी जुज है। उसके बाद 12वीं मारूजी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है। खासियत तलाजुम हमने पढ़ा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये बराबर होता है। ए को बाहर लिख लें, बी और सी का यूनियन हो जाएगा तो ये बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर। आइए अब हम देखते हैं ये कौन सा मुमकिन जवाब है। जी बिल्कुल, ये तीसरा मुमकिन जवाब आ रहा है इसका। अब 13वीं मारूजी ए यूनियन बी तकाते सी। खासियत तकसीमी हमने पढ़ी है कि ए यूनियन बी तकाते सी ये बराबर होगा ए का यूनियन बी के साथ मालूम कर लें, फिर तकाते अलामत और ए का यूनियन सी के साथ मालूम कर लें तो ये बनेगा ए यूनियन सी। आइए देखते हैं कौन सा मुमकिन जवाब आ रहा है। जी बिल्कुल, ये पहला ही मुमकिन जवाब है। 14वीं मारूजी है अगर ए और बी गैर मुश्तरक सेट हों तो ए यूनियन बी बराबर होता है। तो आइए बेटा जी हम यहाँ पे दो सेट लिखते हैं। 14वीं मारूजी ए सेट में यहाँ पे लिख लेता हूं, कोई से भी हम दो सेट लिख लें 1 और 3, और बी सेट है 2 के बराबर। वाज़े तौर पर दोनों सेटों में कोई भी अरकान मुश्तरक नहीं है तो हम ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी यह आ जाएगा, दोनों सेटों के अरकान पर मुश्तमिल होगा 1 2 और 3। क्या 1 2 3 सेट ए के अरकान है? जी बिल्कुल नहीं। क्या ये बी सेट के अरकान है? जी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किसके बराबर होगा? मतलब सेट ए भी नहीं बन रहा, सेट बी भी नहीं बन रहा, खाली सेट भी नहीं है। तो चौथा जुज बी यूनियन ए है। सबसे पहले आप बी यूनियन ए मालूम कर लेते हैं। बी यूनियन ए मालूम करें तो उसके भी अरकान यही होंगे 1 2 और 3, क्योंकि यूनियन के अंदर दोनों सेटों के जितने भी मुमकिन अरकान होते हैं वो हम यहाँ पे जवाब में लिखते हैं। तो इसका जुज डी जवाब होगा। आगे है 15वीं मारूजी। इसमें यह कहा गया है अगर सेट ए में अरकान की तादाद 3 और सेट बी में 4 हो तो ए जरा बी में अरकान की तादाद होगी। ए के अंदर अरकान की तादाद मतलब हम इसे एन ऑफ ए लिख सकते हैं, ये बराबर है 3 के, और एन ऑफ बी बराबर आ रहा है ये 4 के। दोनों के अरकान की तादाद बतानी है तो दोनों को ज़रब लिख लेंगे। एन ऑफ ए ज़रब बी, ए के अरकान 3 के बराबर आ रहे हैं, बी के अरकान 4 हैं, 4 को 3 से ज़रब करें जवाब 12। तो इसका तीसरा जुज जवाब के तौर पे आ रहा है। इसके बाद 16वीं मारूजी अगर सेट ए में अरकान की तादाद 3 और बी में 2 हो तो ए ज़रा बी के सनाई रवाबित की अगर अरकान की तादाद बतानी हो तो इसका कुलिया होता है 2
पावर के अंदर पहले सेट के अरकान कितने हैं जी? पहले सेट के अरकान 3 हैं। ज़रब दूसरे सेट के अरकान कितने हैं? वो 2 हैं। तो जवाब होगा 2 की 6 के बराबर, जो कि इसका दूसरा जुज़ है। अब ये कहा गया है अगर कोई रब्त हमें दिया गया है आर बराबर है 0, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, तो डोमेन आर होती है। डोमेन हम जानते हैं इसका जितने भी हमारे पास मुतरतब जोड़ हैं उनका पहला रुकन डोमेन का होता है, तो वो बनेगा 0, 2 और 3। 3 2 दफा आ रहा है तो 3 हम एक दफा ही लिख लेंगे। तो जवाब कौन सा बनेगा जी? बिल्कुल जवाब बी बनेगा इसका। उसके बाद 18वें मारूजी देखते हैं। अगर आर बराबर हो 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 4, तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज इसका दूसरा रुकन होता है 3, 2, 1 और 4, मतलब 1, 2, 3 और 4 जी, वो इसका जुज़ नंबर सी बन रहा है। और ये मारूजी में हमें यह कहा गया है नुक्ता नफी 1, 4 रिबा में होता है पहला रिबा, दूसरा रिबा, तीसरा रिबा या चौथा रिबा। आइए अब हमारे सामने ग्राफ है, ये एक्स महवर और ये वाई महवर है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला रिबा, पहले रिबा के अंदर एक्स इनकी तमाम कीमतें मुस्बत हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स पहले रिबा के अंदर मुस्बत, ऊपर की तरफ देखें तो वाई भी मुस्बत है। पहला रिबा में एक्स और वाई दोनों मुस्बत। उसके बाद दूसरे रिबा के अंदर हम वाई तौर पर देख सकते हैं एक्स यहाँ पे मनफी आ रहा है, तो दूसरे रिबा के अंदर एक्स मनफी और वाई ऊपर की तरफ वाई है तो वो मुस्बत है उसकी अलामत। तीसरा रिबा ये दूसरा रिबा हो गया और ये है तीसरा रिबा। तीसरा रिबा के अंदर अगर हम देखें तो एक्स की कीमत भी नफी आ रही है और वाई भी नीचे है तो उसकी अलामत भी नफी है। तीसरा रिबा में एक्स और वाई दोनों नफी होंगे। अब है चौथा रिबा। चौथा रिबा अगर हम देखें तो एक्स यहाँ पे मुस्बत आ रहा है और वाई यहाँ पे मनफी है। हमें ये कहा गया है नुक्ता उसमें एक्स की कीमत मनफी है और वाई की जमा, तो यहाँ से देखें कौन सा रिबा आ रहा है जी? बिल्कुल ये दूसरे रिबा के अंदर एक्स मनफी है और वाई जमा अलामत के साथ आ रहा है, तो इसका जवाब ये होगा। हमें ये कहा गया है रब्त 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 मंदर ज़ैल में से कौन सा है? ऑन टू है, इन टू है, फंक्शन ही नहीं है या 1, 1 है। अगर हम देखें वादे तौर पर इस रब्त के अंदर पहली रकम डोमेन की ये 2 दफा आ रही है। वादे तौर पर यहाँ पे ये रब्त जो है वो फंक्शन नहीं या तफाइल नहीं होगा। आइए अब हम इसे मैपिंग से देखते हैं, क्योंकि जो रुकन 3 है डोमेन का इसके 2 इमेज बन रहे हैं, इसी वजह से ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो इसका जवाब सी बन रहा है। आइए अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के अंदर लिखा गया है दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। पहला जुज़ इसका तहती सेट की तारीफ बयान करें और एक मिसाल भी दें। तहती सेट की तारीफ हम लिखते हैं सेट ए सेट बी का तहती सेट कहलाता है अगर और सिर्फ अगर के ए का हर रुकन बी का भी रुकन हो। मतलब जिस सेट को हम दूसरे सेट का रुकन कह रहे हैं उसका हर रुकन दूसरे सेट जो सुपर सेट है उसका भी रुकन होना चाहिए, नहीं तो वो उसका तहती सेट नहीं होगा। इसे अलामती तौर पर इस तरह से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस सेट ए लिखा, ए बराबर है 1, 2, बी बराबर आ रहा है 1, 2, 3। वादे तौर पर अगर ए बी सेट का तहती सेट है, ए के जितने भी अराकीन हैं वो सारे बी में से हैं, मतलब ए के तमाम अरकान बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो सेट ए सेट बी का तहती सेट है जिसे अलामती तौर पर इस तरह से जाहिर करते हैं। आइए अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। इसका दूसरा जुज़ है सेट ए बी के तमाम तहती सेट लिखें। सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि जो सेट है वो किसी सेट के बराबर है। फर्ज करें कि दिया गया सेट ए के बराबर है, तो ए बराबर होगा ए बी के। अगर हम किसी भी सेट के तहती सेट लिखें
तो पहला सेट खाली सेट होता है। हमने यहाँ पे लिखा ए के तमाम तहती सेट, वो क्या होंगे? पहला तहती सेट जो किसी भी सेट का होगा वो होता है खाली सेट। खाली सेट को हम इस तरह से भी लिखते हैं। उसके बाद एक एक अरकान हम यहाँ से लिख लेते हैं। फिर होगा इसका तहती सेट एक रुकन पर मुश्तमिल। पहला रुकन इसका एक है, वो है ए। उसके बाद ए का हो गया। फिर दूसरा रुकन हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि बी है। एक रुकन का हमने तहती सेट लिख लिया। फिर दो अरकान उनका लिखते हैं ए बी, जिसे हम गैर वाजिब, आखिरी को हम गैर वाजिब तहती सेट कहते हैं। पहले तीन वाजिब तहती सेट है। आइए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। तीसरा जुज़ जिसमें यह कहा गया एतकाते बी को वेन डायग्राम से जाहिर करें अगर ए सेट बी सेट का सबसेट या तहती सेट हो। क्योंकि हमें यह कहा गया है ए बी सेट का सबसेट है। यूनिवर्सल सेट को हमने मुस्ततील की शक्ल से बनाया। ए और बी सेट दोनों को बंद शक्लों से हमने जाहिर किया। और ए बी का क्योंकि सबसेट या तहती सेट है तो ए बी में से लिया गया है, तो इसी वजह से ए को बी के अंदर ही बनाया है। अब इन दोनों का हमने तकाते मालूम करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो सेट हमें दिए गए हों और दोनों का तकाते मालूम करना हो, एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो जवाब हमेशा सबसेट, मतलब यहां पे जवाब जो आएगा वो सेट ए होगा। तो ये इसका जवाब है। मजीद हम यहां पे लिख सकते हैं ये जवाब है ए तकाते बी का, और ये भी कि ए सेट बी सेट का, और ये भी कि ए सेट बी सेट का सबसेट या तहती सेट है। आइए अब हम चौथा जुज़ इसका हल करते हैं। ए तकाते बी यूनियन सी को वेन डायग्राम से जाहिर करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया उसे हल करते हैं। हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और तीन सेट बना लिए। सेट बी और सी का यूनियन बी सेट और सी सेट दोनों के अरकान पर मुश्तमिल होगा। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं वेन डायग्राम की मदद से। ये जो हरा रंग है ये जाहिर कर रहा है सेट बी और सेट सी का यूनियन। क्योंकि इसमें सेट बी और सेट सी दोनों सेट पूरे पूरे आएंगे, तो जहां जहां तक सेट बी और सेट सी आ रहा है उसको हम रंग कर रहे हैं या उसे हम शेड कर रहे हैं। ये हमने बी यूनियन सी मालूम कर लिया। अब हम मालूम कर लेते हैं इसका ए के साथ तकाते। अगर हम ए के साथ तकाते मालूम करें, ए का वो हिस्सा जवाब में आएगा जो इन दोनों के साथ बी और सी सेट के साथ मुश्तरक है, तो वो ये बनेगा जिसको लाल रंग से जाहिर किया जा रहा है। ये और ये हिस्सा, तो ये जवाब है ए तकाते बी यूनियन सी का। ए तकाते बी यूनियन सी का जवाब हुआ। अब हम इसका छठा यूज करते हैं जिसमें यह कहा गया है तफाइल की तारीफ करें। फर्ज करें, जवाब है इसका, फर्ज करें कि ए और बी दो गैर खाली सेट हैं, तो रब एफ सेट ए से बी की जानिब तफाइल कहलाता है। इसकी दो शराइत हैं। अगर फंक्शन की डोमेन बराबर हो सेट ए के, मतलब सेट ए के अंदर जितने भी अरकान आ रहे हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई इमेज बना रहे हों। दूसरा है हम ए के हर रुकन एक्स के लिए बी के किसी रुकन वाई के लिए यकता ताल्लुक जोड़ सकते हैं, मतलब ए के अंदर जितने भी अरकान हैं वो कोई ना कोई इमेज बना रहा हो और हर रुकन का सिर्फ एक इमेज हो, एक से ज्यादा ना हो। जैसे कि वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स और ये बी का रुकन है। आइए अब हम इसका सातवां जुज़ हल करते हैं। सातवां जुज़ जिसमें कहा गया है वन वन तफाइल की तारीफ करें। पहले हम इसकी तारीफ पढ़ चुके हैं, आइए फिर से हम करते हैं। एक फंक्शन f सेट a से b की जानिब वन वन फंक्शन कहलाता है अगर a के तमाम अरकान के वाज़े अक्स b में हों। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा कि अगर सेट a के जितने भी अरकान हैं उसका एक अलग अलग इमेज बन रहा हो हर एक पे, यानी f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2
x1 या x2 के बराबर हो। आइए मिसाल देखते हैं। मिसाल में हम देख सकते हैं पहले सेट ए में सिफर का एक अलग इमेज बन रहा है, सिफर का कोई और इमेज नहीं है, मतलब एक के ऊपर किसी और अदद का भी इमेज नहीं है। एक का एक अलहदा नए अदद के ऊपर इमेज बन रहा है, 2 का 3 के ऊपर और 3 का 4 के ऊपर। तो डोमेन के अंदर जितने भी अदद हैं उनका अलग अलग नए अदद के ऊपर इमेज बन रहा है, तो इसको हम 1 1 कहते हैं। आइए अब हम ऑन टू की तारीफ करते हैं। 8वां जुज़ है ऑन टू तफाइल की तारीफ करें। पहले भी हम इसकी तारीफ पढ़ चुके हैं, आज आइए फिर से पढ़ते हैं। एक तफाइल f सेट ए से b की जानिब ऑन टू फंक्शन या ऑन टू तफाइल कहलाता है अगर सेट b का हर रुकन सेट a के कम अज कम एक रुकन का इमेज हो। यानी हम ये कह सकते हैं सेट b उस फंक्शन की रेंज के बराबर हो। मिसाल देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं सेट ए के अंदर 3 अरकान हैं, 0 2 4। इनका 3 ही अरकान के ऊपर अलग अलग इमेज बन रहा है और हमें उससे गर्ज नहीं, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं सेट बी किसके बराबर है। जी सेट बी के अंदर 3 अरकान आ रहे हैं ए बी और सी, और उसके बाद इमेज भी 3 के ऊपर ही बन रहा है। इसका मतलब ये है बी के अंदर 3 अरकान ए बी सी, रेंज के अंदर भी बराबर ही अरकान है, तो रेंज फंक्शन की सेट बी के बराबर है, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। इसके बाद 9वां जुज़ जिसमें कहा गया है बाइजेक्टिव तफाइल की तारीफ करें। जवाब है इसका एक तफाइल f सेट ए से b की जानिब बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव तफाइल कहलाता है अगर तफाइल f 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। केस में हर अदद का अलग अदद के ऊपर नए अदद के ऊपर इमेज बन रहा हो और रेंज फंक्शन की सेट b के बराबर हो। मिसाल में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है 1 का इमेज 2 के ऊपर है, 2 पे किसी और अदद का इमेज नहीं बन रहा, 2 का 3 के ऊपर इमेज, 3 का 4 के ऊपर, 4 का 5 के ऊपर। बी सेट में जितने भी अरकान आ रहे हैं वो तमाम के तमाम सेट बी के अंदर मौजूद है, मतलब फंक्शन की रेंज सेट बी के बराबर है या कोड डोमेन फंक्शन की रेंज के बराबर है। तो ऐसा फंक्शन 1 1 भी बन रहा है और ऑन टू, तो इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। आइए अब हम इसका आखिरी जुज़ देखते हैं कि क्या है। आखिरी जुज़ के अंदर ये कहा गया है डिमॉर्गन के कवानीन लिखें। डिमॉर्गन के 2 कवानीन हैं और अक्सर ये सवाल में आता है। जवाब है 2 सेटों ए और बी के लिए। पहली इसकी खासियत ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी खासियत ए तकाते बी सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आइए अब हम मुतफरिक मश्क का तीसरा सवाल जो कि खाली जगह जिसमें हमने पुर करनी है वो हम हल करते हैं। सवाल नंबर 3 इसमें यह कहा गया है खाली जगह पुर करें। पहला इसका जुज़ है अगर ए सेट बी सेट का तहती सेट या सबसेट हो तो ए यूनियन बी बराबर होगा। बेटा जी हम ये पढ़ चुके हैं, अगर कोई सेट दूसरे का तहती सेट हो यूनियन लेंगे तो जवाब बड़ा सेट होगा। तो यहाँ पे बड़ा सेट क्योंकि बी है, जवाब यहाँ पे सेट बी होगा। अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। ये कहा गया है अगर ए तकाते बी बराबर हो खाली सेट के तो सेट ए और सेट बी बराबर हैं या खाली जगह है। बेटा जी हम ये जानते हैं कि अगर 2 सेट उनके दरमियान कुछ अरकान मुश्तरक हों तो उसे हम मुतराकिब सेट कहते हैं, और अगर उनके दरमियान कोई भी अरकान मुश्तरक ना हो तो उन्हें हम गैर मुतराकिब कहते हैं। तो इसका जवाब हुआ गैर मुतराकिब। आइए अब हम तीसरी खाली जगह हल करते हैं। अगर ए सेट बी सेट का तहती सेट हो और साथ ही बी सेट ए का तहती सेट हो, तो ये हमने पढ़ा है कि अगर सेट एक दूसरे का तहती सेट हो तो दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे ए सेट बराबर होगा सेट बी के। आगे हमें ये कहा गया है ए तकाते बी यूनियन सी। मसला है तकसीमी, तो हम ए का बी के साथ तकाते मालूम कर लेंगे, मतलब ये बनेगा ए तकाते बी, उसके बाद यूनियन अलामत, फिर ए का तकाते सी के साथ मालूम कर लेंगे। तो ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम पांचवी मारूजी पांचवी खाली जगह हल करते हैं। ए यूनियन बी तकाते सी, तो यहां पे भी हम ए का बी के साथ यूनियन मालूम कर लेंगे। तो ये बनेगा ए यूनियन बी, उसके बाद तकाते अलामत,
फिर ए का सी के साथ यूनियन, ए यूनियन सी, इसे हम खासियत तकसीमी का नाम देते हैं। छठी मारूजी, छठी खाली जगह, जिसमें यह कहा गया है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बेटा जी, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को निकालें तो जवाब खाली सेट होगा। ये छठी मारूजी है, तो इसका जवाब होगा खाली सेट। आइए हम देखते हैं सातवीं मारूजी। सातवीं मारूजी में यह कहा गया है खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहें तो यूनिवर्सल सेट में से नफी कर देंगे खाली सेट को, तो जवाब यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा दोबारा। तो इसका जवाब होगा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद है आठवीं खाली जगह, ए तकाते ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो तमाम अराकीन जो ए के अलावा हों। ए का अगर ए के अलावा अराकीन जो गैर मुश्तरक अराकीन है उनके साथ अगर हम तकाते मालूम करें तो जवाब हमेशा खाली सेट होगा। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर तकाते मालूम करेंगे तो जवाब खाली सेट होगा। उस सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लें तो जवाब यूनिवर्सल सेट होगा। तो नौवीं जो खाली जगह है इसका जवाब होगा यूनिवर्सल सेट। 10वीं खाली जगह है, अगर x जबकि x a का रुकन हो और x रुकन ना हो b का। ये तो फर्क की तारीफ है वाज़े तौर पर कि अगर हम किसी सेट एक को दूसरे सेट में से अगर हम तफरीक करें तो हमेशा पहले सेट के अराकीन हमने लिखने होते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a नफी b, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। दोनों तरीक़ेकार ठीक हैं। अब हमें यह कहा गया है 11वीं मारूजी, 11वीं खाली जगह, नुक्ता नफी 5 नफी 7, अगर दोनों x और y नफी हों, अगर जमा है x और y दोनों तो वो पहला रिबा होगा, x और y नफी है तो वो तीसरा रिबा होगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ये तीसरा रिबा है। उसके बाद 12वीं खाली जगह, नुक्ता 4 नफी 6 रिबा में है। इसमें x की कीमत जमा आ रही है और y की कीमत नफी, तो वो रिबा जिसमें x जमा में हो और y नफी में हो तो वो चौथा रिबा होता है। उसके बाद हमें यह कहा गया है 13वीं मारूजी के अंदर x एक्सिस या x महवर पर हर नुक्ता का y कोऑर्डिनेट खाली जगह होता है। यह आप जहन नशीन रख लें, x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर के हर नुक्ते के ऊपर x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस या x की रकम क्या होगी? 0 होगी। 15वीं मारूजी है वेन डायग्राम पहली दफा खाली जगह ने इस्तेमाल की। ये हमने पढ़ा था, नाम उसका था जॉन वैन। उसके बाद ये है 16वीं खाली जगह कि इसकी डोमेन होती है। बेटा जी हम ये जानते हैं कि पहला जो मुतरतब जोड़े का रुकन है वो इसकी डोमेन होगी, तो इसकी डोमेन बराबर होगी ए बी और सी के। इसके बाद अगली 17वीं खाली जगह है, इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज दूसरा इसका रुकन है तो वो भी बन रही है। मैं यहां पे लिख लेता हूं ये 16वीं मारूजी। उसके बाद 17वीं मारूजी है, उसकी जो रेंज बन रही है वो भी ए बी और सी के बराबर। आखिर में ये लिखा हुआ है 18वीं मारूजी, ए जरा बे का सबसेट, ए जरा बे का सबसेट ए में खाली जगह कहलाता है। इसे हम सनाई रब्त कहते हैं, यह हमने पहले पढ़ रखा है, सनाई रब्त। उसके बाद ये है अगर f सेट ए से b और f की रेंज b हो तो f एक खाली जगह तफाइल है। बेटा जी हमने ये पढ़ा है अगर ऐसा हो किसी भी फंक्शन की रेंज सेट b के बराबर हो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। तो ये ऑन टू तफाइल होगा और रब्त एक तफाइल है। यहां पे हम देख सकते हैं वाज़े तौर पर डोमेन के अरकान
ये दोहराइयत में आ रहे हैं, 2 दफा आ रहे हैं, तो डोमेन का अरकान सिर्फ 1 दफा होना चाहिए। अगर 2 दफा होगा तो वो रब्त तो हो सकता है लेकिन तफाइल नहीं हो सकता, एक तफाइल नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जिसके अंदर हमने 5वें यूनिट की मुतफर्रिक मश्क, इसके अंदर 3 सवाल दिए गए थे, उनको हमने मुकम्मल किया। पहला सवाल था कि हर सवाल के मुमकिन जवाब दिए गए थे, हमने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी थी। दूसरा सवाल था मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर करने थे। और तीसरा सवाल जिसमें खाली जगह पुर करनी थी। और हमने तीनों सवाल मुकम्मल किए। इसके साथ ही 5वां यूनिट मुकम्मल हुआ। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।